हेलो एमर्स, एक बार पुनः हम लोग आ गए हैं अपने लेक्चर एंड टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए। और आज की क्लास में हम हाइड्रोकार्बन्स का नॉमेनक्लेचर अच्छे से समझेंगे और बारीकी से समझेंगे। इसके पहले हमारे चैनल पे इससे रिलेटेड बहुत सारे वीडियो ऑलरेडी मौजूद हैं, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो। बट आज हम समराइज करने का प्रयास करेंगे और एक क्लास के अंदर ये प्रयास करेंगे कि आपको सभी चीज़ों का मतलब समझ में आ जाए और आप करने के लायक हो जाओ। ओके, अगर आप पहली बार देख रहे हो तो आपके लिए सबसे बेहतर वीडियो है। ओके, तो ध्यान से समझिएगा। तो हाइड्रोकार्बन्स होते क्या है? मेनली हाइड्रोकार्बन्स का मतलब क्या होता है कि हाइड्रोजन और कार्बन, यानी हाइड्रोजन और कार्बन। तो हाइड्रोजन और कार्बन से बने हुए कंपाउंड को ही हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। हाइड्रोकार्बन इज नथिंग बट जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन हो। ठीक है, सिंपल। जैसे मैंने आपके सामने लिख दिया C2H5OH, तो क्या ये हाइड्रोकार्बन है? नहीं सर, इसमें ध्यान से देखिए तो कार्बन आया, हाइड्रोजन आया, उसके साथ साथ ऑक्सीजन भी आ गया, तो ये हाइड्रोकार्बन नहीं होगा। ओके, मतलब ये हाइड्रोकार्बन नहीं। सिंपली हाइड्रोकार्बन जब मैंने बोला तो इसका मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ किसका कंपाउंड देखना है? हाइड्रो और कार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन। ये क्या हो जाएगा? ये कार्बोहाइड्रेट जैसा फील कराएगा आपको। ठीक है ना, इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आ जाएगा। फिलहाल में आप सिर्फ इतना समझेंगे, कार्बन और हाइड्रोजन सिंपल है तो उसको हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। और अगर कोई और आ गया तो ये हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड है बट ये हाइड्रोकार्बन नहीं है। ओके, अब जब कभी भी ये O आ जाता है या N आ जाता है या S आ जाता है तो ये बात ध्यान रखेंगे कि O हो गया, N हो गया, S हो गया, तो ये क्या करते हैं? इन्हीं को हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। इनको हम क्या बोलते हैं? फंक्शनल ग्रुप। यानी हाइड्रोकार्बन से कौन जुड़ जाता है? फंक्शनल ग्रुप। इनको आप क्रियात्मक समूह बोलते हैं हिंदी में। फंक्शनल ग्रुप यानी क्रियात्मक समूह। जब ये क्रियात्मक समूह जुड़ जाता है तो ये हाइड्रोकार्बन की प्रॉपर्टी को क्या कर देता है? खत्म कर देता है, यानी वो अपने अनुसार चीजें बदल देता है। कौन? फंक्शनल ग्रुप। तो याद रखेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया CH4, C2H6 या C2H4, ये सब के सब क्या है? हाइड्रोकार्बन है। तो हम हाइड्रोकार्बन्स का नॉमेनक्लेचर देखेंगे। ओके, हाँ, बाकी जानकारी के लिए मैंने फंक्शनल ग्रुप को भी यहाँ पे रख दिया है कि इस तरीके से अगर चीजें जुड़ जा रही हैं तो फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप का आइडिया हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। आज केवल और केवल हम क्या देखेंगे? हाइड्रोकार्बन्स का नॉमेनक्लेचर। ओके, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, तो कभी भी आपको हाइड्रोकार्बन्स दे दे, हाइड्रोकार्बन्स, तो हाइड्रोकार्बन मतलब कार्बन और हाइड्रोजन। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4, यानी कार्बन 4 लोगों से जुड़ना चाहता है ना, यानी 4 इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है और 4 इलेक्ट्रॉन लेके अपने आप को क्या करना चाहता है? स्टेबल करना चाहता है। जबकि हाइड्रोजन कितना लेता है? 1। ओके, तो मेनली जब जब कार्बन को अपने आप को क्या स्टेबल करने के लिए समस्या उत्पन्न होगी या जब जब उसका बॉन्ड कम हो रहा होगा तो उस कंडीशन में आपको क्या कर देना है? कार्बन, हाइड्रोजन को क्या कर देना है? जोड़ देना है। जैसे कार्बन के पास एक प्रॉपर्टी है कि वो दूसरे कार्बन के साथ क्या कर सकता है? सब चैन बना सकता है। तो मान लो ये कार्बन है, ये सब कार्बन है, इन सबको मैंने क्या कर दिया? एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया। अब क्या ये सभी कार्बन स्टेबल है? नहीं सर, एक कार्बन के पास 4 होना चाहिए, तब जाके वो क्या हो पाएगा? स्टेबल। तो ये कार्बन सिर्फ और सिर्फ इस कार्बन से जुड़ा है, यानी इसके पास सिंगल है, इसको 4 चाहिए तो बाकी 3 क्या जोड़ दूंगा मैं? हाइड्रोजन। ऐसे यहाँ पे 2 है इसके पास, तो 2 और चाहिए तो 2 हाइड्रोजन दे दो। इसका भी 2 है ऑलरेडी पूरा, तो यहाँ पे 2 और दे दो हाइड्रोजन। वैसे ही यहाँ पे देखो, इसका भी 2 है तो 2 इसको जरूरत पड़ेगी अपने आप को 4 कंप्लीट कराने के लिए, तो ऐसे 2 हाइड्रोजन दे दो। यहाँ पे 3 की जरूरत पड़ेगी, 3 हाइड्रोजन दे दो। ठीक है, जहाँ जहाँ कार्बन की वैलेंसी अलग अलग होगी, सॉरी कार्बन की वैलेंसी कम होगी, सॉरी कार्बन के ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होंगे, कार्बन के ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होंगे, यानी कार्बन स्टेबल नहीं होगा, तो उस केस में आपको क्या जोड़ देना है? हाइड्रोजन, और बन जाएगा आपका हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है ना। अब मेनली आज का जो विषय है वो ये इनका नामकरण। हाइड्रोकार्बन्स आप जानते हो और आप समझ भी गए होगे कि मेनली हाइड्रोकार्बन्स का मतलब होता है कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन और के साथ हाइड्रोजन लिखा गया तो इसका मतलब ये हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, अब 4 बार बोलूंगा तो भी वही बात बोलूंगा, एक बार में बोल दिया वो भी समझ में आ गया होगा। अब इनका नामकरण कैसे करते हैं? तो ये जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो एक तरीके से नहीं होते, कई सारे तरीके से मिलेंगे, कई सारे रूपों में नजर आएंगे। ठीक है ना, ये जो आपको सीधा सीधा नजर आ रहा है ऐसे सीधा सीधा नहीं नजर आएगा, अलग अलग तरीके से नजर आएगा। ओके, तो तरीका क्या अपनाना है, कैसे काम करना है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मेनली क्या होता है कि हम जब कभी भी कार्बन की टेढ़ी मेढ़ी चैन देखेंगे, सीधी चैन है तब तो फिर टेंशन ही नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर हमारे पास टेढ़ी मेढ़ी चैन आ गई तो उसमें हम सबसे पहला काम क्या करते हैं? पेरेंट चैन चूज करते हैं। यानी कोई भी हाइड्रोकार्बन हमको देगा तो सबसे पहला हमको क्या चूज करना पड़ेगा? पेरेंट चैन। अब पेरेंट चेन का मतलब क्या होता है? पेरेंट चेन कई सारे तरीकों में अलग अलग होती है ना, यानी एक प्रॉपर तरीका नहीं है पेरेंट चेन चूज करने का। पेरेंट चेन चूज करने का ये पहला तरीका ये होता है कि मान लीजिए अगर कुछ भी नहीं लिखा गया, यानी सब सिंगल बॉन्डेड है, सब सिंगल बॉन्डेड है, तो आपकी जो पेरेंट चेन होगी वो लॉन्गेस्ट चेन के बराबर होगी, यानी जो सबसे लंबी वाली चेन होगी वही पेरेंट चेन मानी जाएगी।
जब क्या नहीं लगा है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं लगा है, ठीक है ना। तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं लगा, देखिए कार्बन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड भी बना सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। तो अगर कार्बन कार्बन के साथ सिंगल बॉन्डेड है केवल और केवल, तो उस केस में आपकी पेरेंट कार्बन चेन क्या होगी, लॉन्गेस्ट चेन होगी, ठीक है। अच्छा, अगर मान लीजिए कार्बन से कुछ निकले हुए कंपाउंड भी है, मतलब मान लीजिए कि अगर मैं देखूं यहाँ पे, तो अगर मुझे पेरेंट कार्बन चेन चूज करनी हो तो यहाँ पे सब सिंगल बॉन्डेड है, तो इसमें पेरेंट कार्बन चेन कौन सी होगी, जो सबसे लंबी वाली होगी। सबसे लंबी कौन सी मिल रही है, ये वाली मिल रही है कि नहीं, यही तो मिलेगी सबसे लंबी। सबसे लंबी का मतलब जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन एटम आए, तो 1 2 3 4 5 6 7 आएंगे इसमें। इसके अलावा मैं कोई भी चेन बनाऊंगा तो क्या होगा, ये इससे ज्यादा नहीं आएंगे। तो यही मेरी क्या बन जाएगी, पेरेंट कार्बन चेन, PCC, ओके, PCC पेरेंट कार्बन चेन बन गई। देखो कितना सिंपल है कि नहीं है। अब ध्यान से समझो, ध्यान से समझो। अब ये पेरेंट कार्बन चेन से ये क्या है, बाहर वाले तत्व हैं, यानी इनको पेरेंट कार्बन चेन के अंदर शामिल नहीं किया गया है, ये ऐसे कार्बन है। तो ऐसे कार्बन को हम क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूट। क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूएंट। क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूट या सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं, ओके। अब सबसे पहला काम क्या होता है कि हमें इन छूटे हुए कार्बनों का नाम लिखना है। सबसे पहले हम किसका नाम लिखते हैं, कभी भी पकड़ेंगे, कोई भी स्ट्रक्चर देगा तो सबसे पहले क्या सेलेक्ट करेंगे, PCC। PCC सेलेक्ट कर दिया। PCC सेलेक्ट करने के बाद ये देखो कि कौन से छूटे हुए कार्बन हैं। छूटे हुए कार्बन को हम सब्स्टिट्यूएंट मानते हैं और सबसे पहले इनका नाम लिखते हैं, ठीक है। अब इनका नाम लिखने का तरीका क्या होता है कि मेनली कार्बन गिनो। तो अगर मान लो ये कार्बन, मान लो यहाँ पे 2 कार्बन छूटा है, यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे एक कार्बन, तो 4 जगहों पे छूटे हुए हैं। अब मेनली पकड़ना ये होता है कि अगर छूटा हुआ कार्बन है उसको जो है सब्स्टिट्यूएंट मान रहा हूँ, तो उस छूटे हुए कार्बन का रूट वर्ड पहले लिखो। देखो अगर एक कार्बन छूटता है तो मेथ लिखते हैं, 2 कार्बन है तो एथ, 3 कार्बन है तो प्रोप, 4 कार्बन है ब्यूट, 5 कार्बन के लिए पेंट, 6 कार्बन के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट और 9 के लिए नॉन और 10 के लिए डेक। हो गया, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे कार्बन छूटा है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। यहाँ पे कितना कार्बन छूटा है, 2। तो 2 कार्बन छूटा है, इसका मतलब 2 मतलब C2, और C2 का मतलब क्या हो जाएगा, एथ। क्या हो जाएगा, एथ। तो मैं क्या लिखूंगा, हिंदी में या इंग्लिश में क्या लिख दूंगा, एथ। अच्छा, कई लोग के मन में शक होगा सर हाइड्रोकार्बन तो हाइड्रोजन का है। मैंने आपसे बताया था ना, जहाँ जहाँ मैंने हाइड्रोजन नहीं लगाया आप खुद लगा लेंगे हाइड्रोजन, है कि नहीं है। तो मेनली आप हाइड्रोजन खुद लगा देंगे, एथ हो गया। और हमेशा ध्यान देंगे, छूटा हुआ कार्बन होगा तो उसमें क्या जोड़ देना है, YN, क्योंकि छूटे हुए कार्बन को हम क्या मानते हैं, एल्किल ग्रुप। छूटा हुआ कार्बन इज नथिंग बट इट इज अ एल्किल ग्रुप। एल्किल ग्रुप है, देखो एल्क लिखा है ना, एल्क, और उसमें क्या जोड़ देना है, YN। तो एल्क मतलब ये रूट वर्ड और उसमें क्या जोड़ देना है, YN। तो छूटे हुए कार्बन में हमेशा क्या जोड़ना है, YN। पहले तो नंबर लिखो, कितने नंबर पे है, कितना होगा, और उसके साथ क्या कर दो, YN जोड़ दो। तो रूट वर्ड के साथ YN, छूटे हुए कार्बन का नाम हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक कार्बन छूट रहा है, इसका मतलब एक के लिए मेथ लिखते हैं, और छूटा हुआ है तो YN, मेथिल। यहाँ पे एक कार्बन है तो इसका मतलब मेथ हो गया, छूटा हुआ कार्बन है तो YN। यहाँ पे एक कार्बन है तो मेथ, और छूटा हुआ है तो YN। तो सभी छूटे हुए कार्बन का नाम लिख दिया। अब जरूरत ये है कि जब मैं नाम लिख रहा हूँ तो उसका पता भी लिखना पड़ेगा, यानी किस पोजीशन पे कितना छूट रहा है। तो हमको क्या करना पड़ता है, नंबरिंग करना पड़ता है। अब चूंकि ये सिंपल चेन है, सिंपल मतलब सेचुरेटेड है, सेचुरेटेड मतलब सब सिंगल बॉन्डेड है, तो पूरा फोकस नंबरिंग के दौरान किस पे करेंगे, जिधर से सब्स्टिट्यूएंट पहले है। नंबरिंग का पहला रूल, जब सिंपल है, सिंपल मतलब सेचुरेटेड है, तो हमेशा फोकस इस पे करो कि क्या बोलते हैं, छूटे हुए कार्बन किधर से पहले आ रहा है। अगर मैं इधर से देखूं, इधर से, तो 1 2 3 4 पे मुझे पहला मिल रहा है। इधर से देखूं तो 1 2 3 पे मुझे छूटा हुआ कार्बन मिल रहा है पहले। किधर से मैं काउंटिंग करूंगा, इधर से। इसी को बोलते हैं लोवेस्ट सम रूल, जिधर से पहले पे है। ओके, तो मैं इधर से देखूंगा तो 1 2 3 और यहाँ पे 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7 हो जाएगा। अच्छा, लोवेस्ट सम रूल आगे मैं आपको और एक्सप्लेन करूंगा कि मेनली अगर मान लो इधर से मैंने देखा, इधर से मुझे 4 पे मिल रहा है और इधर से मुझे 3 पे मिल रहा है, तो मैंने पहला तरीका यही आजमाया कि 3। आगे जाके लोवेस्ट सम रूल का एक और रूप देखने के लिए मिलेगा जो बहुत बेहतर, बहुत शानदार होगा, ठीक है ना, वो अभी बाद में बताएंगे। फिलहाल में आप ये समझ गए कि मेनली लोवेस्ट सम रूल का मतलब क्या है कि जिधर से पहले मिल जाए आपको, जिधर से पहले छूटा हुआ कार्बन मिल रहा है उधर से नंबरिंग करनी है। नंबरिंग करने आ गया, अब नाम लिखने की बारी है। तो ध्यान दो, ये तरीका है नाम लिखने का। नाम लिखने के लिए यहाँ पे एक रूल बना दिया गया है, समझ पा रहे हो, रूल। अब इस रूल के बिहाफ पे आपको काम करना है। रूल क्या कहता है, तो रूल सबसे पहले ये कहता है कि सबसे पहले क्या करना है आपको, छूटे हुए चीजों को यानी सब्स्टिट्यूएंट को लिखना है। अब सब्स्टिट्यूएंट क्या क्या हो सकता है इसको देख लो, नाम नहीं लिखना। आप पहले क्या करना है, सबसे पहले ये देखना है। ओके, 2 सेकंड के अंदर क्लियर हो जाएगा।
तो अगर मान लो एल्किल ग्रुप छूट रहा है, एल्किल मतलब छूटे हुए कार्बन, तो छूटे हुए कार्बन है तो उनको सबसे पहले लिखो। नाम लिखने में सबसे पहले किनको लिखना है? छूटे हुए कार्बन को। या अगर कहीं पे भी ओ आर आ गया, यानी ऑक्सीजन से आर जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन से आर जुड़ा हुआ है, तो सबसे पहले उसको जोड़ो। आपको दिखाई देगा यहाँ पे ईथर के अंदर, ईथर के अंदर ओ के साथ आर जुड़ा है तो इसको हम क्या बोलते हैं? एल्कॉक्सी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्कॉक्सी। ठीक है ना। तो ईथर के दौरान आप एल्कॉक्सी लिखोगे और ईस्टर में अगर ओ के साथ आर जुड़ा है तो उसको क्या मानोगे? एल्किल ग्रुप ही मानोगे। ठीक है। ये दो जगहों पे ओ के साथ आर जुड़ा होगा, एक तो ईथर में और एक तो एस्टर में। तो आप ईथर वाले को एल्कॉक्सी में लिखोगे और अगर एस्टर ग्रुप होगा तो एल्किल में लिखोगे। वो फंक्शनल ग्रुप जब आएगा तो आपको बता दिया जाएगा। बाकी आप पीछे जाके वीडियो देख सकते हो, जहाँ पे मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन के अंदर करवाए हैं। या NO2 अगर पेरेंट कार्बन चेन में है तो उसको भी छूटा हुआ मानेंगे। F लगा हुआ पेरेंट कार्बन चेन से तो उसको भी हम छूटा हुआ मानेंगे। Br लगा है तो फिर क्या लगाएंगे? मतलब Br है तो वो भी छूटा मानेंगे, और I है तो उसको भी छूटा, और Cl है तो उसको भी छूटा। यानी हाइड्रोजन ग्रुप आ गया तो भी हम उसको क्या मानेंगे? छूटा हुआ मानेंगे। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है? ये हाइड्रोजन ग्रुप है। हाइड्रोजन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? X से। ठीक है। अब लिखने का तरीका क्या होता है? लिखने का तरीका क्या लिखेंगे आप? ध्यान से समझिएगा। तो अगर एल्किल ग्रुप छूट रहा है तो सिर्फ एल्किल लिख देंगे। मतलब एल्किल मतलब कि जैसे कि मेथिल है, प्रोपिल है, एथिल है, जो भी है उसको डायरेक्ट लिख देंगे। अगर मान लीजिए NO2 छूट रहा है तो क्या लिखेंगे? नाइट्रो। क्या लिखेंगे? नाइट्रो। F छूट रहा है तो फ्लोरो लिखेंगे। Br छूट रहा है तो ब्रोमो, I छूट रहा है तो आइडो, और Cl छूट रहा है तो आइडो। क्लियर है? ये पहला रूल है कि इनको छूटा हुआ मानेंगे और हमेशा सबसे पहले किनको लिखेंगे? इनका नाम लिखेंगे। नाम लिखने में सबसे पहले किनका नाम लिखेंगे? एल्किल ग्रुप हो या नाइट्रो ग्रुप हो, I हो, FL हो, सॉरी F हो, Cl हो, Br हो, तो इनको हम सबसे पहले लिख देंगे। सबसे पहले लिख लेने के बाद अब हम ये देखेंगे कि ये जो आपने पेरेंट कार्बन चेन चूज किया है वो क्लोज है कि ओपन। अब क्लोज का मतलब क्या होता है कि ये मान लो पहला नंबरिंग इसको दिए थे और ये आखिरी है, 7वें नंबर पे आपने इसको पकड़ा था ना, तो ये पहला और आखिरी आपस में कनेक्टेड है क्या? नहीं। तो पहला और आखिरी आपस में कनेक्टेड नहीं, इसका मतलब ये क्या है? ओपन है। समझ में आ रहा ना? तो ओपन के लिए बोलता है कुछ मत लिखो, लेकिन अगर मान लीजिए पहला और आखिरी आपस में कनेक्टेड है, जैसे अगर ऐसे हो गया होता कि C C C, फिर यहाँ पे आया होता C, फिर यहाँ पे C, फिर यहाँ पे C, फिर यहाँ पे C, और ये आके इसके साथ कनेक्ट हो गया होता, यानी पहला आखिरी के साथ कनेक्ट हो गया, तब तो ये क्लोज हो गया ना। अब क्लोज होगा तो उस केस में आप सबसे पहले क्या लिख दोगे? साइक्लो। यानी पहले सब्स्टिट्यूएंट लिखो, फिर क्या लिखो कि अगर ओपन है तो कुछ मत लिखो, लेकिन क्लोज है तो क्या डाल दो? साइक्लो। ठीक है। ठीक। अभी इस पर भी काम करेंगे। अब उसके बाद क्या करो? उसके बाद क्या करो? तो उसके बाद देखो, उसके बाद ये देखो कि पेरेंट कार्बन चेन में कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है। मैंने बोला ना पीसीसी कई सारे तरीके होते हैं सेलेक्ट करने के, भी मैं पीसीसी सेलेक्ट करने का तरीका आपको तो बता रहा हूँ। अब नंबर ऑफ कार्बन एटम जितने भी होंगे इस हिसाब से आप क्या कर लोगे? लिख दोगे। ठीक है। 5 होंगे तो पेंट, 6 होंगे तो हेक्स, ये लिख दोगे। हो गया। अब जब ये हो गया तो फिर ये देखो पीसीसी के अंदर, पीसीसी यानी पेरेंट कार्बन चेन के अंदर सभी कार्बन कैसे जुड़े हैं? सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं कि डबल बॉन्ड से जुड़े हैं, कि 2 बार डबल बॉन्ड आया, कि 3 बार डबल बॉन्ड आया है, कि ट्रिपल बॉन्ड आया है, कि 2 बार ट्रिपल बॉन्ड आया, कि 3 बार ट्रिपल बॉन्ड आया है। ठीक है। अब जितनी भी बार आया देखना है। अगर सब सिंगल बॉन्डेड है, सब सिंगल बॉन्डेड है, तब क्या करूंगा मैं? डायरेक्ट डाल दूंगा इस पूरे के जस्ट बगल में क्या? इन। इस जस्ट पूरे के बगल में क्या डाल दूंगा? पेरेंट कार्बन चेन का ये रूट वर्ड लिखोगे, रूट वर्ड लिखने के जस्ट बगल में क्या डाल दूंगा? इन। समझ पा रहे हैं? क्रम समझिएगा। अगर डबल बॉन्ड आया तो क्या डाल दूंगा? इन। अगर 2 बार डबल बॉन्ड आया तो ए डाई इन। 3 बार आया है तो ए ट्राई इन। 3 बार ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो आइन। और अगर 2 डबल ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो ए डाई इन, सॉरी ए डाइन। और 3 बार ट्रिपल बॉन्ड आया तब ए ट्राइन। ओके, समझ में आया? ये डाल देंगे हम। देखो अगर पूरे पेरेंट कार्बन चेन में से सिर्फ एक जगह भी आ गया, एक जगह भी डबल बॉन्ड आ गया, तो इस केस में हम एन नहीं लिखेंगे, तब उस केस में क्या लिखेंगे? इन। ध्यान देंगे। समझ में आ रहा ना? पूरे के लिए एक ही बार लिख देंगे। समझ में आया? हाँ या ना? अब उसके बाद ये देखेंगे कि कोई फंक्शनल ग्रुप तो नहीं है, और फंक्शनल ग्रुप हमारे पास ये है, जिनका आइडिया हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे, लेकिन फिलहाल में समझिएगा कि हो सकता है कि हमारे इस पूरे पेरेंट कार्बन के चेन के साथ क्या जुड़ जाए? COOH। तो इसको हम क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर हो सकता है कि हमारे पूरे पेरेंट कार्बन चेन के साथ क्या जुड़ जाए? CHO, तो उसको हम एल्डिहाइड बोलते हैं। हो सकता है पूरे पेरेंट कार्बन चेन के साथ क्या जुड़ जाए? COO, या OH जुड़ जाए, या OR जुड़ जाए, या स्टर जुड़ जाए, COO जुड़ जाए। ठीक है। तो इस केस में इसका नामकरण कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे कि भैया इन सब के जगह पे अगर हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ा है तो उस कंडीशन में लास्ट में क्या जोड़ देंगे हम? ओइक एसिड। क्या जोड़ देंगे? ओइक एसिड। अगर एल्डिहाइड जुड़ गया तो क्या जोड़ देंगे? AL। और अगर मान लीजिए अगर कीटोन जुड़ गया तो क्या जोड़ देंगे? ON। मतलब हिंदी में ON जोड़ेंगे और इंग्लिश में 1।
और एल्कोहल, एल्कोहल के लिए क्या जोड़ देंगे? ऑल। हिंदी में भी ऑल और इंग्लिश में भी ऑल। ओके, इंग्लिश में OL और हिंदी में ऑल। ऑल मतलब समझ पा रहे हैं ना? हिंदी में लिखेंगे शब्द ऑल। और ईस्टर के लिए क्या डालेंगे? एल्किल, एल्कोलोएट, और ईथर के लिए एल्कोक्सी एल्केन। तो ये दोनों थोड़ा सा आपके लिए क्या हो सकता है? टफ हो सकता है। तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में अच्छे से डिटेल में फंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे। ओके, बाकी यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे देखते हैं। तो आई होप आपको आइडिया मिल गया होगा, है ना? सबसे पहले किसको लिखना है? सब्स्टिट्यूएंट। सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट के बाद ये देखना है कि छूटा है, सॉरी क्लोज है कि ओपन। फिर क्या देखना है? पेरेंट कार्बन चेन के अंदर टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं। फिर उसके बाद क्या देखना है कि बॉन्ड कैसा लगा हुआ है, ठीक है? और ये सभी काम आप नंबर के बिहाफ पे करोगे। जैसे सब्स्टिट्यूएंट कौन से नंबर पे कौन सा सब्स्टिट्यूएंट लगा है ये दिखाने के लिए आपको नंबर की जरूरत पड़ेगी ना, तो नंबरिंग करना जरूरी है। तो नंबरिंग कैसे करते हैं वो भी मैं सिखा रहा हूँ, पेरेंट कार्बन चेन कैसे चूज करते हैं वो भी सिखा रहा हूँ। उसके बाद आपके पास कुछ बचेगा नहीं, तो सबसे पहले आप क्या कर लेंगे? इसको नोट डाउन कर लेंगे। उसके बाद मैं आपको जो जो समझा रहा हूँ उसको आप पकड़िए। 200% कन्फर्म है कि आपको इसमें से एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो नहीं आएगा, है ना? अगर आपने इस पूरे कॉन्सेप्ट को पकड़ लिया। तो सबसे पहले इतना नोट डाउन कर लेंगे, उसके बाद मैं आपको एक एक करके समझा रहा हूँ। ये देखिएगा, यहाँ पे मैंने ध्यान नहीं दिया, एक्चुअल में ए ट्राई आइन रहेगा। ओके, ध्यान नहीं दिया गया है, इसको थोड़ा सही कर लीजिएगा, ठीक है ना? ई एन ई नहीं रहेगा, आई एन ई। हमेशा ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या जोड़ते हैं? आई एन ई। डबल बॉन्ड के लिए हमेशा क्या जोड़ते हैं? ई एन ई। और सिंगल बॉन्ड के लिए ए एन ई। बस इसको पकड़ के रखिएगा। ओके, तो ट्रिपल बॉन्ड आई एन ई, डबल बॉन्ड ई एन ई और सिंगल बॉन्ड ई एन ई। बाकी कोई समस्या नहीं होगी। बाकी ये याद कर लीजिए और थोड़ा बहुत इसको पकड़ लीजिए, बाकी तो आपको याद ही रहेगा। फ्लोरीन है तो फ्लोरो, Br यानी ब्रोमीन है तो ब्रोमो, आई है तो आइडो, और क्लोरीन है तो क्लोरो। ये सब याद हो जाएगा, इसमें भी ज़्यादा झंझट है नहीं। जो भी झंझट है इसमें तो इसको हम कल के क्लास में देख लेंगे। ओके, आई थिंक हम नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, तो मैं पहले मिटा दूँ इसको। अब देखिएगा, स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। तो मेनली जो हाइड्रोकार्बन है वो दो टाइप का आपको मिलेगा। कितने टाइप का? दो टाइप का। एक आपका होगा सेचुरेटेड यानी संतृप्त, और एक होगा अनसेचुरेटेड यानी असंतृप्त। मतलब क्या है कि अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्डेड है तब तो ये सेचुरेटेड है, लेकिन अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड कहीं भी आ गया या कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ गया तब उसको हम क्या बोलेंगे? अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। मेनली ध्यान से अगर हम समझे तो सेचुरेटेड की कहानी अलग होती है थोड़ी सी, और अनसेचुरेटेड की कहानी थोड़ी अलग होगी। अब मेनली अगर मान लो हमको सेचुरेटेड दे दिया और सेचुरेटेड के लिए हमको बोला PCC सेलेक्ट करना है, तो भैया आंख बंद करेंगे और आंख बंद करके सिर्फ ये देखेंगे कि कौन सा ऐसा चेन है जिसमें ज्यादा नंबर मिल रहे हैं, ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन आइटम मिल रहे हैं। बस यहाँ पे हमेशा PCC क्या होता है? लॉन्गेस्ट चेन होता है। लॉन्गेस्ट मतलब सबसे लंबा, लॉन्गेस्ट चेन ही हमारा क्या होता है? PCC। लॉन्गेस्ट मतलब सबसे लंबा, मतलब इसमें हमको ज़्यादा तामझाम पकड़ना नहीं है। देखो मैं हाइड्रोजन नहीं लिख रहा हूँ, हाइड्रोजन आप खुद लिखोगे, ठीक है? ओके, मान लो यहाँ पे भी है, ऐसे यहाँ पे भी है, ठीक? ऐसे आ गया। अब आपसे बोले कि इसमें PCC कौन सा होगा, तो PCC का मतलब सिंपल, कौन सा सबसे लंबा बनेगा, ठीक है ना? भाई चैन बनाने के लिए तो हम ये भी बना सकते हैं। देखो हम बनाने के लिए सीधे को वाले को भी बना सकते हैं, फिर इसके साथ साथ हम ये चाहते तो हम इसको भी बना लेते हैं अपना पेरेंट कार्बन चेन, मतलब मान सकते थे। मतलब चैन तो यहाँ पे ये भी बनेगी ना, एक चेन ये हो जाएगी, दूसरी सीधी वाली हो गई, तीसरी ये वाली हो गई, या चौथी हम बनाना चाहें तो ऐसे बना सकते हैं। चौथी चेन ये हो जाएगी बिल्कुल सर, चौथी ये बन जाएगी। पांचवी हम बनाना चाहें तो ऐसे भी बना सकते हैं। तो कई सारी चेन बना दें, लेकिन सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन आइटम किस में आएंगे? सर सीधे वाले में। देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हो गया कि नहीं हो गया? 15 हो गया। तो मेनली यही मेरी पेरेंट कार्बन चेन मानी जाएगी। ओके, लेकिन अगर अनसेचुरेटेड है तब भैया फोकस चेंज, तब फोकस किस पे आएगा? बॉन्ड जिसमें हो वो मेरी पेरेंट कार्बन चेन होगी। भले ही नंबर ऑफ कार्बन आइटम क्या हो, कम हो, चलेगा, लेकिन फोकस किस पे आ जाएगा? डबल और ट्रिपल पे। जैसे मैंने यहाँ पे लिया कार्बन 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 ले लिया। अब मेनली यहाँ पे मेरा ऐसे आ गया, यहाँ पे फिर यहाँ पे भी ऐसे लगा दिया आपने, ठीक। और इसके अलावा आपने क्या लिया? यहाँ पे ले लिया, ओके, और फिर यहाँ पे भी ले लिया, ऐसे समझ लो, ठीक। अगर मैं ऐसे ले लेता हूँ तो
जनरली मैं बस जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि अगर ऐसे हमारे पास व्यवस्थाएं आ गई और मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दिया, मैंने यहाँ पे डबल बॉन्ड बना दिया, ठीक है। तो डबल बॉन्ड लगाने के बाद मेरा जो पेरेंट कार्बन चेन होगा वो कौन सा होगा बता सकते हैं? सर ये सीधा वाला है ना, या तो ये ले सकते हो या तो इसको ले लो, दो ही तरीके हैं मेरे पास, है ना, या तो ये वाला ले लो या तो ये वाला। मतलब हमेशा जब तुम चूज करोगे तो उसमें डबल बॉन्ड तुम्हारा होना तय है ना। डबल बॉन्ड को पहले लेके, मतलब ऐसा तुमको हमेशा दिमाग में रखना कि जिसमें डबल बॉन्ड होगा वो मेरा पेरेंट कार्बन चेन होगा ही होगा, ठीक है। मतलब पेरेंट कार्बन चेन वही होगा जिसमें मेरा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा, यानी मल्टीपल बॉन्ड होंगे तभी पेरेंट कार्बन चेन माना जाएगा, यानी पेरेंट कार्बन चेन में मल्टीपल बॉन्ड होना तय है। क्लियर? जैसे अगर मान लो यहाँ पे तो ठीक था, अगर मैंने डबल बॉन्ड यहाँ पे लगा दिया था तब ये मेरा पेरेंट कार्बन चेन नहीं होगा, है ना। मुझे हमेशा इसको पहले नंबर पे रखना है, ये मेरा पेरेंट कार्बन चेन के अंदर इंक्लूड हो जाएगा। अब मैं चाहे जहां भी घुमा के ले जाऊं, या तो मैं इसको पेरेंट कार्बन चेन मान लूं या तो मैं इसको पेरेंट कार्बन चेन मान लूं। मेरे पास दो ही तरीके हैं, इस तरीके से मैं चल सकता हूँ, या मैं ये भी ले लूँ। अब देखो जब भी तुम पेरेंट कार्बन चेन चूज करने जाओगे इसको पहले नंबर पे रख लोगे, समझ पा रहे हो ना। यानी फोकस किस पे हो जाना चाहिए? डबल बॉन्ड पे। तो पेरेंट कार्बन चेन चूज करते हुए जब मल्टीपल बॉन्ड आ गया तो पूरा फोकस किस पे चला जाएगा? मल्टीपल बॉन्ड पे। क्लियर है? जी सर बिल्कुल क्लियर है। अच्छा, जब मान लेता हूं कि अगर मान लीजिए कि मैंने मल्टीपल बॉन्ड चूज कर लिया, मल्टीपल बॉन्ड चूज करने के बाद मान लो तीन ही कार्बन ऐसे हैं, सॉरी 3 कार्बन छोड़ा मैं, मल्टीपल बॉन्ड चूज कर लिया। अब मल्टीपल बॉन्ड को अगर तुमने कार्बन की चेन में ले लिया, अब कई सारी चेन बने कि नहीं बने हैं? यहाँ ये भी चेन सक्सेसफुल हो रही है, ये भी हो रही है, ये भी हो रही है, तो कई सारी हो रही हैं। अच्छा एक काम करता हूँ ना, इसको और थोड़ा सा सिंपल तरीके से लॉजिक के थ्रू और क्लियर कर देता हूँ। ये तो हो गया, समझ में तो आ गया आपको कि मल्टीपल और ट्रिपल में हमारा पूरा फोकस डबल पे हो जाएगा। यहाँ पे भी है, यहाँ पे पेरेंट मतलब चेन बनाई मैंने, यहाँ पे आपने चेन बनाई, यहाँ पे ऐसे, ठीक है, और फिर एक डबल बॉन्ड यहाँ पे लगा दिया। ओके, अब ध्यान से देखो, अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो तो सीधा अगर मैं चलूँ तो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम आएंगे, है ना। सीधा चलूँ तो नंबर ऑफ कार्बन एटम आएंगे? नहीं सर, नीचे चले जाओ सबसे ज़्यादा कार्बन एटम है ना, ऐसे होगी व्यवस्था। लेकिन आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे भी तो डबल बॉन्ड था ना, डबल बॉन्ड को आप नहीं छोड़ सकते, डबल बॉन्ड को तो लेना पड़ेगा, है ना। सबसे ज़्यादा कार्बन एटम ऐसे मिल रहे हैं हमको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो मिल रहा है, लेकिन हम डबल बॉन्ड को नहीं छोड़ सकते, हम पूरी दुनिया को छोड़ दे चलेगा, डबल बॉन्ड को लेना ही पड़ेगा पेरेंट कार्बन चेन में, यानी पेरेंट कार्बन चेन मेरी ये बनेगी, है ना। अब इसमें कितने हैं? तो 1 2 3 4 5 6 ठो है, लेकिन यही मेरी पेरेंट कार्बन चेन होगी। आई थिंक अब फील आ गया होगा कि जब डबल बॉन्ड आएंगे, मल्टीपल बॉन्ड आएंगे, तो पीसीसी हमारा वो होगा जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड होंगे। ओके, हाँ ये बात अलग है कि जब पीसीसी सेलेक्ट कर लिया, सॉरी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को पीसीसी में ले रहे हो और कई सारे बन रहे हैं चैन, मतलब आपने चैन बनाई, उस चैन में मल्टीपल बॉन्ड आ चुके हैं, उसके बावजूद कई सारी चैन बन रही हैं, तब उस कंडीशन में वो चैन सेलेक्ट करना जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम ज़्यादा होंगे, ठीक है ना। तो इसमें जो पीसीसी होगा उसमें क्या होगा? पीसीसी के लिए पीसीसी कौन होगा? नंबर ऑफ कार्बन एटम जिसमें ज़्यादा होंगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम हाई जिसमें ज़्यादा होंगे उनको हम अपना पीसीसी मानेंगे। लेकिन जब मल्टीपल बॉन्ड आ गया तो फोकस किस पे चला जाएगा? मल्टीपल बॉन्ड पे। तो MB लिख रहा हूँ मल्टीपल बॉन्ड के लिए, तो मल्टीपल बॉन्ड पहले देखूंगा कि मल्टीपल बॉन्ड किस में आ रहा है, किस चेन में मल्टीपल बॉन्ड होगा उस पर फोकस होगा, यानी पीसीसी सेलेक्ट करने के लिए ये मल्टीपल बॉन्ड लो, फिर ये चेक करो कि नंबर ऑफ कार्बन आइटम किस में ज़्यादा आ रहे हैं। मतलब मल्टीपल बॉन्ड का खेल समझ में आ गया, मल्टीपल बॉन्ड ले लिया, चेन बन गए, तब देखो कि नंबर ऑफ हाई नंबर ऑफ कार्बन एटम किस में है, उसको पकड़ना है। पूरा समझ में आ रहा है ना? क्लियर है? तो मल्टीपल बॉन्ड आएगा तो फोकस किस पे हो जाएगा? मल्टीपल बॉन्ड पे। पीसीसी कौन सी बनेगी? जिसमें मल्टीपल बॉन्ड इंक्लूडेड होगा, ठीक है। अब जरूरत है कि हम इसके साथ साथ कुछ नाम भी लिखते जाएं, है ना। नाम भी लिखने का तरीका यहाँ से सीखना चाहिए। अब इन दोनों का हम नाम लिखते हैं, ओके। जैसे सबसे पहले मैं इसका नामकरण करूँ तो इसमें मेरा पीसीसी कौन था सर पीसीसी ये था, है ना। और ये क्या है, तब छूटे हुए हो गए, पीसीसी से बाहर है। जो पीसीसी से बाहर है उनको हम सबसे पहले लिखेंगे, उनको हम एज ए सब्स्टिट्यूएंट डील करते हैं। तो ये मेरे सब्स्टिट्यूएंट है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे है। अब ये कितने कार्बन वाला है? 1 2 3 4 के लिए हम क्या लिखते हैं? ब्यूट लिखते हैं।
अब ये छूटा हुआ है तो इसलिए क्या डाल दूंगा, वाई एन। क्या डाल दूंगा, वाई एन, तो ब्यूटिल हो जाएगा। ऐसे इसको देखो तो 1 2 3 3 है, 3 के लिए क्या करूंगा मैं, प्रोप लिखूंगा, प्रोप लिख दिया। अब जरूरत है ये बताना कि क्या बताना कि कौन से नंबर पे ब्यूटिल है, कौन से नंबर पे प्रोप है। सॉरी प्रोप है, इसके साथ वाई एन लगाओ क्योंकि छूटे हुए कार्बन। ओके, अब जरूरत है नंबरिंग करने की। जब कभी भी आपने पीसीसी सेलेक्ट कर लिया, सब्स्टिट्यूएंट मार्क कर लिया, तो अब तीसरा काम ये करो कि नंबरिंग करो। पीसीसी सेलेक्ट कर लिया, क्या कर लिया, पीसीसी सेलेक्ट कर लिया और उसके साथ साथ क्या क्या मार्क कर लिया कि कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है, तो उसके बाद तीसरा काम क्या करना होता है, नंबरिंग। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरा सब्स्टिट्यूएंट कौन होगा सर, ये होगा, ये मेरे पीसीसी से क्या है, बाहर है, ये सब्स्टिट्यूएंट होगा कि नहीं होगा। अब पीसीसी कौन सी होगी सर, ये होगी, ये क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट। कितने कार्बन वाला है, तो 1 2 3 4 5, 5 है, तो 5 के लिए क्या लिखता हूँ, पेंट। छूटा हुआ है तो इसलिए क्या डाल दूंगा, वाई एन। अब जरूरत है नंबरिंग की, पीसीसी सब्स्टिट्यूएंट। ओके ओके, अब क्या करो, नंबरिंग, तभी जाके आप नाम लिख सकते हो। तो अब नंबरिंग कैसे करें सर, तो नंबरिंग करते वक्त इसमें सैचुरेटेड में ये फोकस करना होता है कि किधर से मेरा जो सब्स्टिट्यूएंट है वो पहले आएगा। ठीक है, किधर से मेरा सब्स्टिट्यूएंट पहले आएगा। तो अब नंबरिंग भी देख लो, नंबरिंग, यहाँ पे नंबरिंग का केस देखोगे तो नंबरिंग वाले में शुरुआत में तो कुछ नहीं करना होता है, पूरा फोकस किस पे होगा, सब्स्टिट्यूएंट पे। किस पे होगा, सब्स्टिट्यूएंट पे। अब सब्स्टिट्यूएंट पे देखो तो किधर से पहले आ रहा है, तो इधर से देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 पे ब्यूटिल मिल रहा है। इधर से देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 पे मिल रहा है प्रोपिल। किधर से पहले सब्स्टिट्यूएंट मिल जा रहा है सर, इधर से, तो नंबरिंग इधर से होगी। तो 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पे 8 हो जाएगा, 9 10 11 12 13 14 एंड 15। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 है। पैरेंट कार्बन चेन के अंदर टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, 15 हैं। और 2 ठो अपने क्या है, 2 ठो अपने सब्स्टिट्यूएंट है। तो सबसे पहले किसको लिखते हैं सर, सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट को। किसको लिखते हैं, सब्स्टिट्यूएंट को। सब्स्टिट्यूएंट एक तो ब्यूटिल है और दूसरा प्रोपिल है। अब 6 पे हमको क्या मिल रहा है, ब्यूटिल, तो 6 हाइफन लगाऊंगा, फिर क्या लिख दूंगा, ब्यूटिल, लिख दिया। देखो ये रहा लेटर और ये रहा नंबर, नंबर और लेटर के बीच में क्या लगाते हैं, हाइफन, हाइफन सॉरी हाइफन कह रहा हूँ, डैश, क्या लगाओगे, डैश, ऐसे कर दोगे डैश। उसके बाद फिर क्या आ रहा है, फिर नंबर आएगा, क्योंकि हमें अब प्रोपिल लिखना है, दूसरा सब्स्टिट्यूएंट ये भी है तो इसको भी लिखो। तो ये कितने नंबर पे, 8 नंबर पे है, तो 8 के लिए फिर से देखो ये लेटर है, ये क्या है, नंबर है, तो इसके बीच में फिर डैश डाल दो, फिर यहाँ पे डैश, क्योंकि अब फिर तुम अगला प्रोपिल लिखोगे। अब प्रोपिल लिखो, और रूल ये कहता है कि हमेशा नंबर और लेटर के बीच में डैश होना चाहिए, और पहला लेटर क्या होगा, कैपिटल होगा, बाकी सब क्या होगा, स्मॉल। तो यहाँ तक हो गया, सब्स्टिट्यूएंट निपटा दिया। अब जरूरत है पेरेंट कार्बन चेन को पकड़ने की। तो पेरेंट कार्बन चेन कैसी है, खुली है कि बंद है, खुली है, तो कुछ लिखना है नहीं। अब नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं सर, 15 है, तो 15 के लिए क्या यूज करोगे, पेंट, क्या लिखोगे, पेंट, अरे सॉरी 15 है ना, तो पेंटाडेक होता है। क्या होता है, पेंटाडेक, लिखवाया नहीं हूँ, आप अगर देखोगे तो मैं पहले बता चुका हूँ। पेंटाडेक क्या होता है, पेंटाडेक, सब सिंगल बॉन्डेड है, तो क्या जोड़ दूंगा, एन, खत्म। कोई फंक्शनल ग्रुप आया है, नहीं सर, ये तो सिंपल हाइड्रोकार्बन है, तो इसका नामकरण हो गया, सिंपल है बिल्कुल। अब यहाँ पे आओ, यहाँ पे पीसीसी हमारा सेलेक्टेड है, सब्स्टिट्यूएंट मैंने मार्क कर लिया है, तो अब प्रॉब्लम है कि नंबरिंग कैसे करें। तो यहाँ पे नंबरिंग कैसे करोगे, किधर से करोगे, जिधर से मेरा मल्टीपल बॉन्ड पहले आए, सब्स्टिट्यूएंट नहीं। अनसेचुरेटेड के केस में क्या किस पे फोकस हो जाता है, मल्टीपल बॉन्ड पे। चाहे आप पीसीसी सेलेक्ट करो, चाहे आप नंबरिंग। तो पीसीसी सेलेक्ट किया तो पहले मल्टीपल बॉन्ड पे फोकस किया, फिर नंबर ऑफ कार्बन एटम पे किया। तो वैसे नंबरिंग करते हुए भी यही करना पड़ेगा। नंबरिंग में भी आपको क्या देखना है, मल्टीपल बॉन्ड किधर से पहले आ रहा है उस पर फोकस करूंगा, उसके बाद मैं देखूंगा सब्स्टिट्यूएंट को। सब्स्टिट्यूएंट किधर से आ रही है वो मेरे लिए मायने नहीं रखता, मेरे लिए मायने कौन रखता है, मल्टीपल बॉन्ड किधर से पहले आएगा। तो अब ध्यान देना, अगर मैं इधर से करूं तो इधर भी डबल बॉन्ड है, इधर भी डबल बॉन्ड है। अब ध्यान से समझो, इधर भी पहले नंबर पे मुझे डबल बॉन्ड मिल जा रहा है, इधर भी पहले नंबर पे। अब किधर से करूं सर, तो दोनों इक्वल केस हो गया। तब इक्वल केस होने के केस में आपको ये देखना पड़ेगा कि अगर मान लो यहाँ भी 1 मिल रहा है, यहाँ भी मिल रहा है, एक साथ दोनों 1 तो कर नहीं सकते। तब उस केस में हम ये देखेंगे कि सब्स्टिट्यूएंट किधर से पहले मिल रहा है। समझ पा रहे हो ना, क्योंकि मैं इधर से गिनूंगा तो भी पहले पे डबल बॉन्ड मिल जाएगा, इधर से गिनूंगा तो भी पहले पे डबल बॉन्ड मिल जा रहा है। तब उस कंडीशन में फोकस किस पे हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट पे। तो नंबरिंग इधर से अगर मैं करूंगा तो 1 2 3 पे सब्स्टिट्यूएंट मिल जाएगा, जबकि इधर से करूंगा तो 1 2 3 4 पे मिलेगा। तो किधर से करना ज़्यादा सही रहेगा, इधर से। तो यहाँ से करूंगा तो मेरा मल्टीपल बॉन्ड भी पहले नंबर पे आ गया और सब्स्टिट्यूएंट भी पहले मिल जाएगा मुझे। तो 1 2 3 4 5 6। अब बात आती है नामकरण की। तो नामकरण में सबसे पहले किसको लिखते हैं, सब्स्टिट्यूएंट को। सब्स्टिट्यूएंट कितने नंबर पे है, 3 पे है, तो 3 पे सब्स्टिट्यूएंट कौन सा है, पेंटिल है, लिख दिया पेंटिल, बिल्कुल। अच्छा,
अब उसके बाद क्या है सर, कोई और सब्स्टिट्यूएंट तो है नहीं, तो पेरेंट कार्बन चेन। तो पेरेंट कार्बन चेन के अंदर टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, 6 है। 6 के लिए क्या यूज करते हैं, हेक्स। देखो नंबर लेटर और लेटर के बीच में गैप भी नहीं डालना है, और पहला अगर कैपिटल हो गया तो बाकी सब स्मॉल। क्या सब सिंगल बॉन्डेड है, नहीं सर। सर 2 जगहों पे डबल बॉन्ड आया है, एक तो 1 पे और दूसरा 5 पे, एक तो 1 पे और दूसरा 5 पे, ठीक है, 1 पे और 5 पे। तो लिखो 1,5 हो गया, बिल्कुल। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको मैंने सिखाया है कि जब एक ही चीज़ सेम, मतलब सेम चीज़ें 2 बार हो, सेम चीज़ें कितनी हो, 2 बार, तो क्या लगाओगे, डाई। सेम है और कितनी बार है सर, 3 बार है, तो ट्राई। क्या यूज करोगे, ट्राई। सेम है 4 ठो है, तो क्या यूज करोगे, क्या यूज करोगे, टेट्रा। क्या यूज करोगे, टेट्रा। सेम है और 5 ठो है, तो इस कंडीशन में क्या यूज करोगे, पेंटा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डाई हो जाएगा, क्योंकि 2 बार आई है कौन सी, डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड 2 बार आया तो इसलिए डाई लिख दूंगा, एक तो 1 पे, एक दूसरा 5 पे। सेम है तभी ऐसा करूंगा मैं। अब क्या है, डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड के लिए क्या यूज करते हैं, डाई। तो हो गया, हो गया, हो गया। तो देखिए 3 पेंटिल हेक्स 1,5 एंड डैश डाइन हो जाएगा, है या ना। आसान है, आसान है कि टफ है, आसान है ना। चलिए अब फिलहाल में आप क्या करेंगे, इन बातों को नोट करेंगे, फिर अगेन हम क्या करेंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल रखेंगे और बारी बारी इनको भी देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले इतना नोट डाउन करिए। अब इसके बाद कॉन्फिडेंस आपका और तगड़ा बूस्ट कर देंगे हम। चलिए ये जो 5 एग्जाम्पल है वो अपने आप में बहुत बेहतर एग्जाम्पल है, यानी 5 से आपका और जो है दिमाग बेहतर बनेगा। तो सबसे पहला काम, कोई भी हमको स्ट्रक्चर दे, पेरेंट कार्बन चेन चूज करना है। पेरेंट कार्बन चेन चूज करने का नियम सबसे पहला कि ये देखो सेचुरेटेड है कि अनसेचुरेटेड। इसमें कहीं भी कोनो आंख से देखें तो डबल बॉन्ड नजर आ रहा है, नहीं, तो सेचुरेटेड है। सेचुरेटेड है तो पूरा फोकस किस पे होना चाहिए, इस पे कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सी होगी। देखो डबल मतलब सेचुरेटेड है तो वहां भी एक कंडीशन आएगा जब फंक्शनल ग्रुप आएगा, तो उधर में हमको पूरा फोकस किस पे करना पड़ता है, फंक्शनल ग्रुप जिसमें एडेड हो। लेकिन अभी फंक्शनल ग्रुप का केस है नहीं, तो पूरा फोकस ही देखो भाई, केवल कार्बन हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोकार्बन है। तो अगर सेचुरेटेड है तो सब कुछ भूल जाओ। ये देखो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कहाँ से प्राप्त हो सकती है। अगर मैं मान लो सीधे यहाँ से लेके चल रहा हूँ, ये चेन बनाया मैंने, क्या पेरेंट कार्बन चेन हो सकती है, पहले बना के सब देख लो। यहाँ से एक चेन बन सकती है, और हाँ या ना, ये दूसरी चेन, एक चेन ये सीधी वाली और एक दूसरी वाली, ठीक है, यही दोनों चेन बन सकती है एज पॉसिबल एज, मतलब लंबी में अगर देखा जाए तो यही दोनों बन रही है ना। अब गिनो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 हो रहा है, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी 6 हो रहा है, तो 6 नहीं होगा यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 होगा। सीधा लूंगा तो 6 और एक टेढ़ा लूंगा तो 7। कौन सा पेरेंट कार्बन चेन होगा सर, यही वाला, क्योंकि सेचुरेटेड में हमेशा जो पीसीसी होगा वो होगा जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम ज़्यादा होंगे, यानी लॉन्गेस्ट चेन को ही हम क्या बोलते हैं, पेरेंट कार्बन चेन। तो ये मेरा पेरेंट कार्बन चेन हो गया। इसका मतलब ये तब मेरे पेरेंट कार्बन चेन से बाहर हो गया, इसका मतलब छूटा हुआ कार्बन है, यानी ये सब्स्टिट्यूएंट है। अब जब हमको पता चल गया कि पेरेंट कार्बन चेन कौन है और सब्स्टिट्यूएंट भी पता चल गया, सब्स्टिट्यूएंट में कितने कार्बन है, 1 ना, तो इसका मतलब मेथ होगा, छूटा हुआ है, तो इसलिए वाई है। बताओ कोई दिक्कत नहीं। अब जरूरत किसकी है, नंबरिंग की। तो नंबरिंग करते वक्त क्या फोकस करेंगे सर, जिधर से सब्स्टिट्यूएंट पहले आ जाए, क्योंकि सेचुरेटेड है तो नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से पहले आ जाए। तो इधर से ही करेंगे तो 1 2 3 पे मिल जाएगा, यानी 1 2 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7। अब इसका नामकरण किया जाए। नामकरण करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट को लिखते हैं, कितने नंबर पे छूटा है, 3 पे, तो 3 पे क्या हो जाएगा, मिथाइल। और टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम, पहले ये बताओ पीसीसी कैसा है, ओपन है कि क्लोज, ओपन है सर, हाँ है ना, ओपन है, तो फिर कुछ लिखना ही नहीं है, फिर डायरेक्ट पकड़ो, कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है, 7। 7 के लिए क्या लिखते हैं, हेप्ट, सब सिंगल बॉन्डेड है, एन, चिपका दिया, खत्म, नामकरण खत्म। दूसरे वाले पे आओ, इसमें क्या करना है, इसमें पहले ये देखना है कि सेचुरेटेड है कि अनसेचुरेटेड। अनसेचुरेटेड सर, अनसेचुरेटेड है, डबल बॉन्ड दिख गया, डबल बॉन्ड दिख गया, तो अगर डबल बॉन्ड दिख गया तो पूरा फोकस किस पे करो। अच्छा एक काम करो, दूसरे को छोड़ो, अभी तीसरे पे आओ, दूसरे पे अभी किया जाएगा। तीसरे को देखो, तीसरा क्या है, तीसरा सब सेचुरेटेड है, अनसेचुरेटेड तो है नहीं। अब सेचुरेटेड है तो जाहिर सी बात है हमें पेरेंट कार्बन चेन चूज करना है। पेरेंट कार्बन चेन में हमको ये दिख रहा है कि किसमें ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम मिल जाएंगे, ये लॉन्गेस्ट चेन ही हमारी पेरेंट कार्बन चेन होगी। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं सीधा ले रहा हूँ तो कितने कार्बन एटम आएंगे, 1 2 3 4 5, 5 आएंगे। अच्छा ये तो एक हो गया। एक दूसरा तरीका भी मेरे पास है, कौन सा, देखो मैं अगर ऐसे आऊँ
और ऐसे चला जाऊँ, देखो ये भी मेरा पेरेंट कार्बन चेन होगा। देखो कितने कार्बन के सॉरी इसमें भी देखो सेम नंबर ऑफ कार्बन आइटम आएंगे, 1 2 3 4 5, सीधे में भी 5 और टेढ़े में भी क्या आ रहा है 5। तब कौन सा पेरेंट कार्बन चेन होगा सर? ये भी 5 लेके आ रहा है और ये भी 5 लेके आ रहा है। तब उस केस में हम ये देखते हैं कि किस चैन को चूज करने पे बहुत ज़्यादा कार्बन आइटम बेचैन होंगे। समझ पा रहे हैं? यानी नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट किस में ज़्यादा मिलेंगे। अगर मैं सीधे को पकड़ता हूँ, ठीक है, तो ध्यान से समझो, सीधे को पकड़ूंगा तो एक यहाँ पे छूट रहा है, ध्यान से देखो, एक यहाँ पे और इससे ये छूट रहा है, यानी ले देखिए एक छूट रहा है और एक यहाँ पे, 2 ही छूट रहा है ना, हाँ या ना? फिर से समझो, अगर मैं सीधे को लूँगा तो एक ही तो यहाँ पे छूटा हुआ है भाई, ये तो इससे कनेक्टेड है ना, पेरेंट कार्बन चेन से एक यहाँ पे छूटा और एक यहाँ पे, 2 छूट रहे हैं। लेकिन अगर मैंने टेढ़ा ले लिया तो देखो कितने छूट रहे हैं। इस पूरे को मैं मिटा रहा हूँ, अब देखना कितने छूट रहे हैं, तब कितने छूट रहे हैं ये देखो। तब ध्यान से आप ऑब्जर्व करो तो 3 जगहों पे छूट रहे हैं, नहीं ये तो मेरा हो गया, सॉरी, यहाँ पे कितने छूट रहे हैं 3, 1 2 और यहाँ पे 3 लोग छूट रहे हैं, नहीं छूट रहे हैं। तो अगर कभी भी हमको ऐसी स्थिति मिल रही है तो ऐसी स्थिति में क्या करना होता है, ये करना होता है कि जब भी हमें 2 पेरेंट कार्बन चेन, लॉन्गेस्ट चेन बनाई मैंने, लॉन्गेस्ट चेन बनाते वक्त मुझे 2 जगहों पे नंबर ऑफ कार्बन आइटम मिल जा रहे हैं सेम, तो उस केस में हमको वो अपना पेरेंट कार्बन चेन मानना है जिसको लेने के बाद ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट नजर आ रहा है, यानी ज़्यादा लोग छूट रहे हैं। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है जो मैंने बताया? समझ में आया? तो ऐसी स्थिति में क्या करना, क्लियर है, पेरेंट कार्बन चेन उसको चूज करना है जिसको चूज करने के बाद ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट मिल पाए। तो यहाँ पे 3 मिलेंगे, अगर मैंने सीधा चूज कर लिया तो मात्र कितने मिलेंगे 2, तो हम टेढ़ा वाला चूज करेंगे। अब जाहिर सी बात है कि टेढ़ा वाला चूज किया तो नंबरिंग भी करोगे भाई। अब तुमको क्या मिल गया, पेरेंट कार्बन चेन मिल गया है, सब्स्टिट्यूएंट पता चल गया है, तो अब क्या पता करना है, नाम क्या होगा। तो अब नंबरिंग कर लो तब ना नाम बताओगे, तो नंबरिंग किधर से करूँ, अगर मैं इधर से कर रहा हूँ तो 1 2 पे मिल रहा है, और यहाँ से करूँ तो 1 2 पे मिल रहा है, इधर भी 2 पे मिल रहा है। अच्छा, अब इस स्थिति में इधर से करो चाहे इधर से करो बात बराबर होगी। क्यों बराबर होगी? क्योंकि 1 2 3 पे ही इधर से भी मिलेगा और इधर से 1 2 3 पे इधर से भी मिलेगा, तो बात में कोई दिक्कत नहीं है, किधर से भी कर लो सर, है कि नहीं, किधर से भी करो कोई बात नहीं है। अब मैं क्या करूँगा, किधर से भी करूँगा। किधर से क्यों करूँगा? क्योंकि दोनों साइड में हमारी कहानी सेम है। ओके, दोनों साइड से कहानी हमारी क्या है, सॉर्टेड है। तो देखो यहाँ पे 2 पे हमको मिथाइल मिल रहा है, अगर मैं इधर से कर रहा हूँ तो भी 2 पे हमको मिथाइल मिल रहा है भाई। एक कार्बन है तो क्या लिखूंगा, मेथ, यहाँ पे वाई एल, यहाँ भी ये क्या है, एक कार्बन है तो यानी मेथ यानी वाई एल। यहाँ पे 2 कार्बन छूट रहे हैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा एथ, और छूटा हुआ है तो वाई एल। अब देखो 2 जगहों पे मिथाइल छूट रहा है, एक तो 1 पे और एक तो सॉरी 1 पे कर रहा हूँ, एक तो 2 पे और एक तो 3 पे। अगर मैं ऐसे चल रहा हूँ तो ये क्या होगा, ध्यान से देखना, ये 1 2 3 और ये क्या हो जाएगा 4 और ये क्या हो जाएगा 5। तो एक तो 2 पे छूट रहा है, एक तो 4 पे, 2 और 4 पे छूट रहा है ना। तो लिखूंगा, क्या लिखूंगा, ध्यान देना, 2,4, मैं इसका नाम लिख रहा हूँ 2,4 और क्या हो जाएगा डाई मेथाइल, क्या हो जाएगा डाई मेथाइल, लिख दिया डाई मेथाइल। अब उसके बाद पेरेंट उसके बाद क्या है सर, 3 पे हमको मिल रहा है एथाइल, तो 3 पे लिख दो एथाइल। पेरेंट कार्बन चेन के अंदर टोटल नंबर ऑफ कार्बन आइटम 5 के लिए क्या यूज करूंगा, पेंट, और सब सिंगल बॉन्डेड है, हाँ या ना, बिल्कुल, तो क्या डाल दूंगा पेन, कोई झंझट नहीं, कोई लफड़ा नहीं। क्या समझ पाए? इसने हमको क्या सिखाया, सीख लिए जो सिखाया। लॉन्गेस्ट चेन में भी हमको वो पेरेंट कार्बन चेन, मतलब अगर हमको एक ही हाइड्रोकार्बन के अंदर 2 लॉन्गेस्ट चेन मिल रही है, मतलब 2 चेन ऐसी है जिनका नंबर ऑफ कार्बन आइटम क्या है, हाई है, दोनों इक्वल है, तो उस केस में हम उसको अपना मानेंगे पेरेंट कार्बन चेन जिसको लेने के बाद ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट नजर है। ठीक है, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब इसी में एक और चीज़ यहीं पे बैठे बैठे सीख लो, हमेशा नामकरण करते हुए इंग्लिश में अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को ज़्यादा यूज करते हैं। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर मतलब जिसका अक्षर पहले आता है, मतलब ABCD में जो पहले अक्षर पे आता है, पहला ऑर्डर जिसका होगा उसी को हम रखेंगे। जैसे देखो ये डाई ट्राई ना मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये नाम नहीं है, ये तो सिर्फ नंबर बता रहे हैं कि ये 2 बार आए हैं। नाम ये है मिथाइल, और मिथाइल स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, M से, और ये रहा एथाइल, एथाइल किससे स्टार्ट हो रहा है, E से, समझ में आ रहा है। तो सबसे पहले किसको लिखना पड़ेगा, E को, क्योंकि मिथाइल का M जो है बाद में आता है E से, है ना।
तो इसलिए हम सबसे पहले किसको लिखते हैं, एथाइल को। तो इस चीज़ को यहाँ से हटा के मैं कहाँ पे लिखूँगा, सबसे पहले यहाँ पे 3 एथाइल, आया समझ में, और तब ये क्या हो जाएगा, स्मॉल में हो जाएगा क्योंकि ये पहले आ गया है, बाकी ऐसे। क्लियर है। तो ABCD के अनुसार हमको लिखना है नाम। ओके, तो सब्स्टिट्यूएंट में भी सबसे पहले उसको लिखेंगे जिसको ABCD में पहले क्या मिल रहा है, स्थान मिल रहा है। अब आते हैं इस वाले पे, ये कैसा है, अनसेचुरेटेड है। अनसेचुरेटेड है तो जाहिर सी बात है हमें इसको पेरेंट कार्बन चेन में लेना ही पड़ेगा। अब पेरेंट कार्बन चेन अगर हम इसको लेके बनाएं, तो अगर हम ऐसे जाएं तो भी हमको क्या मिलेगा, तो भी हमको 1 2 3 4 ही मिलेगा। अगर हम यहाँ से ऐसे पलट जाए तो भी 4 मिलेगा, अगर हम यहाँ से ऐसे चले जाए तो भी 4 मिलेगा। इन दोनों स्थितियों में हमको 4 ही मिलने वाला है। तो क्या कोई दुविधा है, नहीं सर, किसी एक को पकड़ लो। और जाहिर सी बात है यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट भी बार बार 2 ही छूटेंगे। कितने छूटेंगे, 2 ही, मतलब 2 ही सब्स्टिट्यूएंट मिलेंगे, तो इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब इसका नामकरण करो। नामकरण करने से पहले नंबरिंग तो कर लो। तो नंबरिंग किधर से करेंगे, जिधर से ये पहले आ रहा है डबल बॉन्ड, तो यहीं से नंबरिंग होगी। तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। अब चलो नंबरिंग भी हो गई। अब ये क्या है, 2 कार्बन है तो इसका मतलब एथाइल है, और 1 कार्बन वाला है तो इसका मतलब मेथाइल है। अब किसको पहले लिखते हैं सर, एथाइल को, हाँ या ना। तो 2 पे एथाइल आएगा, फिर 3 पे क्या मिल गया हमको, मेथाइल, तो 3 पे हम लिख देंगे मेथाइल। और टोटल नंबर ऑफ कार्बन आइटम कितने हैं सर, 4 हैं। 4 के लिए क्या लिखेंगे, ब्यूट। 4 के लिए क्या लिख देंगे, ब्यूट। सब सिंगल बॉन्डेड है, नहीं सर, पहले नंबर पे क्या आ रहा है, एक ठो डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड के लिए क्या लगा देते हैं, ये, तो क्या हो जाएगा 1 E। क्लियर है, आया ना। अरे डबल बॉन्ड आ रहा है, नहीं आ रहा, तो इसलिए हमने क्या लिख दिया, ये। आई होप समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से इसका भी नामकरण हो गया। अब इधर आओ, ये दोनों अपने आप में बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है। जैसे यहाँ पे आप देखोगे ना, तो यहाँ पे कुछ ऐसी समस्या उत्पन्न होगी जिससे अभी तक हमने जो पढ़ा है वो थोड़ा सा हमको गलत होता हुआ नजर आएगा। जैसे ये देखिए कि दोनों अनसेचुरेटेड है, क्योंकि डबल और ट्रिपल बॉन्ड आते हुए नजर आ रहा है। अब प्रश्न ये है कि पेरेंट कार्बन चेन क्या होगी। भाई मान लो कंडीशन ये होती है कि डबल बॉन्ड आए तो पेरेंट कार्बन चेन वही होगी जिसमें ये डबल बॉन्ड आएंगे, यानी डबल बॉन्ड को लेना ही पड़ेगा पेरेंट कार्बन चेन में। तो मान लो अगर मैं इसको इंक्लूड करता हूँ पेरेंट कार्बन चेन में, तो ये छूट जाएगा, आया ना, छूट जाएगा ना भाई। ये भी यहाँ भी डबल बॉन्ड है, यहाँ भी डबल बॉन्ड है, यहाँ भी डबल बॉन्ड है, तो एक साथ में 2 ही को तो ले पा रहा हूँ क्योंकि ये तो नीचे है बेचारा। अब ये तो कौन पेरेंट कार्बन चेन तो होगा नहीं, ये कौन सी चेन है, ऐसी कोई चेन बनी है आज तक, ऐसी कोई चेन थोड़ी ना होती है कि इसको भी लेते हुए निकलेंगे, नहीं। पेरेंट चेन का मतलब क्या होता है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक जुड़ा होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखो एक के बाद ये, मतलब इससे ये जुड़ा है, इससे ये जुड़ा है, इससे ये जुड़ा है। अब आपको कहोगे सर ये भी तो जुड़ा है, तो नहीं, नीचे से नहीं हम जा सकते। अब बताओ अगर मैं यहाँ पे आ गया तो इससे ये थोड़ी जुड़ा है, तो ये मेरे चैन का हिस्सा कैसे होगा। चैन मतलब अगर मैं दूसरे के पास पहुंचा तो दूसरा तीसरे से जुड़ा होना चाहिए, तीसरा चौथे से, चौथा पांचवें से। मैं अगर यहाँ से यहाँ आ रहा हूँ, यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ और यहाँ से यहाँ पे आ गया, तो अब इसके बाद अगला ये नहीं है, इससे थोड़ी जुड़ा है, ये जुड़ा है नहीं, तो चैन नहीं होगा। समझ में आया ना। तो चैन का मतलब ये होता है कि जुड़ाव कनेक्ट जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, कनेक्टेड होना है। वैसे जुड़ाव जो होना चाहिए वो सटीक होना चाहिए, यानी पहला दूसरे से, दूसरा तीसरे से, तीसरा चौथे से, ऐसे जुड़ा होना चाहिए, ठीक है। अच्छा चलो ठीक है, तुम्हारी मोह माया इसके प्रति है तो चलो इसको ले लो पेरेंट कार्बन चेन में। तो जब इसको ले लोगे तो ये छूट जाएगा, तो छूटेगा जरूर एक, यानी इस बार डबल बॉन्ड वाला सब छूट जा रहा है किसी भी स्थिति में। अब क्या करें, कैसे करें। तो भाई जब नहीं आ रहा तो हम कुछ भी कर ले, नहीं आएगा तो भाई मजबूरी है कि उस डबल बॉन्ड वाले को हमको क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। डबल बॉन्ड वाले को क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। अब किसको अपना था मल्टीपल बॉन्ड ले, किसको छोड़े, मतलब कौन वाले मल्टीपल बॉन्ड को सेलेक्ट करेंगे, कौन से को छोड़ेंगे। तो अगर मैं सीधा ले रहा हूँ तो नंबर ऑफ कार्बन आइटम भी ज़्यादा मिल जाएंगे और 2 हमारे इंक्लूड भी हो जाएंगे, हाँ या ना। क्या इसके अलावा कोई ऑप्शन है मेरे पास, नहीं। तो हम इसी को लेंगे और इसको हम क्या कर देंगे, छोड़ेंगे। यानी ये छूटा हुआ है लेकिन ये क्या है, सब्स्टिट्यूएंट के रूप में है। क्या है, सब्स्टिट्यूएंट के रूप में है। अब सर सब्स्टिट्यूएंट हमारा डबल बॉन्ड वाला आ गया। इससे पहले जितने भी सब्स्टिट्यूएंट आए थे वो सब क्या थे, सिंगल बॉन्ड वाले थे, लेकिन इस बार सब्स्टिट्यूएंट कैसा आ गया है, डबल बॉन्ड वाला, ठीक है। अब ध्यान से समझना कैसे इसका नाम लिखेंगे। तो पहले लिखो ना कि ये क्या है, कितने कार्बन है इसके अंदर, 1। तो 1 के लिए क्या लिखता हूँ, मेथ। अब छूटा हुआ होता है तो क्या डाल देता हूँ, YL डाल देता हूँ, आया ना। पहले बताओ क्या है इसमें कोई दुविधा, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे क्या डाल देते हैं, YL। अब चूंकि ये डबल बॉन्ड है तो हम यहाँ पे क्या डाल देंगे, डबल बॉन्ड के लिए क्या यूज करते हैं, इन। तो ऐसे डाल देंगे, कभी मत करिएगा, थोड़ा सा इसमें चेंज लाना है, थोड़ा सा इसमें क्या लाना है, चेंज।
एक सेकेंड ऐसे ही रुके रहेंगे, एक सेकेंड रुक जाएंगे ऐसे ही। इसमें चेंज क्या लाना है कि उसको पहले कर लेना है। मैं जानबूझ के ऐसे, भाई देखिए मेरी जो कहानी में ये है कि मैं 100% श्योर तो हूँ, बट एक बार मैं और देख लेता हूँ, तो बाद में आप कहेंगे सर हमको फंसा दिया आप। हाँ भाई कहाँ गया? चलिए ध्यान देंगे, जो मैंने बताया अभी एकदम सही है। यानी हमेशा क्या करना है, हमेशा इसको पहले लिखना है, इसको बाद में। जैसा आप करते आए हो उसमें हल्का सा क्या करना है, चेंज। क्योंकि ये क्या है, ये क्या है, ध्यान से देखो, ये क्या है, ये एक्चुअल में अपने आप में डबल बॉन्ड के साथ आया है, तो मेथ डालोगे, लेकिन इसमें क्या डालना है, डबल बॉन्ड वाला है, तो इसलिए आप क्या कर दोगे, इन पहले लगाओगे और उसके बाद क्या डालोगे, वाई एल। तो ई और वाई एक साथ नहीं लिख सकते, इसलिए आप क्या करोगे, इसलिए आप वाई एल डाल दोगे ऐसे। तो क्या हो जाएगा, मेथिनेल, ठीक है ना। यानी वाई एल हमेशा सब्स्टिट्यूएंट के लास्ट में होना चाहिए। अगर मान लो ट्रिपल बॉन्ड वाला छूटा होता तब, ट्रिपल बॉन्ड वाला, तो सर एक कार्बन नहीं छूट रहा है, तो उस केस में आप क्या करोगे, सर यहाँ पे लिखोगे एक कार्बन है, अगर मान लो ऐसे ट्रिपल बॉन्ड के साथ सी केवल छूट रहा है ऐसे, सॉरी CH ऐसे होगा, तो इसका आप नाम क्या लिखोगे, सर मेथ होगा, एक कार्बन तो मेथ होगा, और चूंकि ये ट्रिपल बॉन्ड वाला है तो क्या डालूंगा, YN, और इसके साथ क्या डालूंगा, YL। समझ में आ रहा ना, मेथाइनिल। ओके, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो जब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हमारा क्या बनेगा, एज अ सब्स्टिट्यूएंट बनेगा, तो आपको ये करना है। ओके चलो, अब इसका नामकरण कैसे करेंगे, तो सर सबसे पहले नंबरिंग तो कर लो। तो इधर से करो कि इधर से, तो इधर से करो तो भी बात वही बनेगी, इधर से करोगे तो भी बात वही बनेगी। तो 1 2 3 4 5 हो गया। तो कितने नंबर पे मिला हमको, सर 3 नंबर पे हमको जो मिला है वो है अपना मेथाइनाइल, ठीक है ना, मेथिनाइल। ओके ओके, अब पेरेंट कार्बन चेन को पकड़ो। पेरेंट कार्बन चेन के अंदर टोटल नंबर कार्बन एटम कितने हैं, 5 है। तो 5 के लिए क्या यूज करूंगा, पेंट हो जाएगा। सब सिंगल बॉन्डेड है, नहीं सर, 2 जगहों पे डबल बॉन्ड आया है। कहाँ कहाँ पे, एक तो 1 पे, दूसरा 4 पे। तो लिखो 1,4 1,4 1,4 हो जाएगा। अब 1,4 पे 2 ठो आए हैं, तो ध्यान देंगे उस केस में हम करते क्या है, जो मैंने पिछली बार मतलब अभी जस्ट इसके पहले एक एग्जांपल करवाया था, तो थोड़ा सा एक मिस्टेक हो गया था। मुझे क्या करना होता है, यहाँ पे ए लगा देना होता है, यहाँ पे ए लगा देना होगा। यानी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड अगर 2 ठो आ रहे हैं या 2 से ज़्यादा आ रहा है, तो यहाँ पे आपको क्या लगा देना है, ए। अब ए जब लगा दोगे तब जाके आप क्या करो, यहाँ पे नाम लिखो। तो 2 ठो है, सेम है, तो इसलिए क्या लगा दूंगा, डाई, और डबल बॉन्ड है तो इन। तो अब क्या हो गया, 3 मेथिनाइल पेंटा 1,4 डाई इन, ठीक है। ये होगा, हमेशा ध्यान देंगे जब भी मल्टीपल बॉन्ड आएंगे एक से ज्यादा, तो इस कंडीशन में यहाँ पे क्या लगा देना है, पहले ए लगा देना है रूट वर्ड में। ऐसे ही यहाँ पे देखो, अगर मैं इसको अपना पेरेंट कार्बन चेन चूज करूँ तो ये छूट जाएगा, है ना। और अगर मैंने इसको चूज कर लिया तो ये छूट जाएगा, है ना। यहाँ भी सेम स्थिति बन रही नहीं बन रही है, यहाँ भी छूट रहा है कार्बन। तो अब क्या किया जाए, किसको लिया जाए, किसको छोड़ा जाए, तो ये भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड छूट रहा है, यहाँ पे डबल बॉन्ड छूट रहा है। ट्रिपल बॉन्ड को छोड़ा जाए कि डबल बॉन्ड को छोड़ा जाए, तो हमेशा याद रखिएगा ट्रिपल बॉन्ड से ज़्यादा मायने कौन रखता है, डबल बॉन्ड। यानी मल्टीपल बॉन्ड में भी सबसे आगे कौन है, डबल बॉन्ड। समझ आ रहा ना, यानी डबल बॉन्ड को हमको पहले नंबर पे रखना है। क्या हुआ, अच्छा ठीक है, इस एग्जांपल के बाद मुझे छोड़ना पड़ेगा बिकॉज स्टोरेज की कुछ समस्याएं हैं यहाँ पे। चलिए ध्यान से देखिएगा। ओके, तो मेनली क्या है, हमें इसको लेना है, इसको क्या कर देना है, छोड़ देना है। किसको छोड़ देना है, ट्रिपल बॉन्ड को क्या कर दो, छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया, क्योंकि डबल बॉन्ड के आगे ट्रिपल बॉन्ड कम माना जाता है। कम का कारण मैं ऐसे बता देता हूँ। देखो, डबल बॉन्ड मतलब ई एन ई होता है, और ट्रिपल बॉन्ड मतलब वाई एन ई होता है। तो ध्यान से देखो, इसका ई पहले आता है, इसका वाई बाद में आता है। ई एन ई में ई पहले आता है ना,
जबकि वाई एन ई में वाई लास्ट में आएगा, तो ई और वाई में जीतेगा कौन? ई ही जीतेगा ना। तो यहाँ से याद रखना, इसलिए हम डबल बॉन्ड को प्रीफर करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड को छोड़ देंगे। यहाँ पे छोड़ दिया तो सबसे पहले किसको लिखोगे? सब्स्टिट्यूएंट को लिखोगे कि नहीं लिखोगे? लिखोगे। अब ये सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना बहुत जरूरी है। सब्स्टिट्यूएंट में ध्यान से देखो, सब्स्टिट्यूएंट के अंदर 3 कार्बन आ रहा है। 3 कार्बन के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? प्रोप लिखेंगे, हाँ या ना? प्रोप लिखेंगे। लेकिन सर एक जगह पे ट्रिपल बॉन्ड आया, तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं? वाई एन ई, तो वाई एन लगा दिया, और छूटे हुए कार्बन है सर, तो वाई एन। हो गया कि नहीं हो गया? अब ध्यान से देखो, ये जो वाई एन है वो कितने नंबर पे आया है? 1 नंबर पे, तो वो लिखना पड़ता है कितने नंबर पे आया है वो, है कि नहीं है? तो मैं इसके आगे ही लिख देता हूँ वाई एन, मतलब 1 पे आया है ये, ठीक है। और 1 पे क्या आया है? वाई एन। ये 1 किसको इंडिकेट कर रहा है? वाई एन। लेकिन ये पूरा का पूरा सब्स्टिट्यूएंट कितने नंबर पे छूटा है? सर ये पूरा का पूरा 1 2 नंबर पे छूटा है कि नहीं छूटा है? 1 2 पे छूटा है भाई। देखो इधर से भी 1 पे डबल बॉन्ड, इधर से भी 1 पे डबल बॉन्ड, तो उधर से गिनो जिधर से सब्स्टिट्यूएंट पहले पे मिल जाए भाई। इधर से गिनूंगा तो सब्स्टिट्यूएंट 1 2 3 पे मिलेगा, इधर से गिनूंगा तो 1 2 पे मिलेगा। तो किधर से गिनूंगा? इधर से ही ना गिनूंगा, है ना? इधर से गिन दूंगा, तो इधर से गिन दूंगा तो मुझे मिल गया कि 2 पे 1, देखो ब्रैकेट में लिखूंगा क्योंकि 2 नंबर आ रहा है, 1 प्रोपाइनाइल आएगा, है ना? और फिर क्या है? फिर अपना है सर 5 कार्बन है, कितने हैं? 4 है। 4 है तो 4 के केस में क्या लिखूंगा मैं? यहाँ पे 1 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, 4 कार्बन है। 4 के लिए क्या लिख देता हूँ? प्यूट। सब सिंगल बॉन्डेड है? नहीं सर, डबल बॉन्ड है। और डबल बॉन्ड भी कितनी बार आया है? 2 बार। तो यहाँ पे क्या लगा दो? पहले ए और फिर 1 4 1 3 डाई इन। हो गया? ये बन गया आपका नामकरण, ठीक है। तो अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड एज अ सब्स्टिट्यूएंट भी आए तो भी आप लिख लोगे, हाँ या ना? तो आज आप लोगों ने पीसीसी के बारे में समझ लिया, नंबरिंग भी समझ लिया, ओके। अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, ये पहला लेक्चर है। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे तो इसी को हम कंटिन्यू करते हुए चलेंगे, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच है, बस क्योंकि स्टोरेज की प्रॉब्लम अगेन आ गई मेरे सामने, तो इसलिए लेक्चर को यहाँ पे खत्म करना पड़ेगा।